नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं स्वीटी सिंह राजपूत। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आज है 21 जून 2023, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। सो गाइस, लेक्चर की बात कर लेते हैं। लेक्चर जो है ये आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए गाइस एफिशिएंट होता है। सो इस लेक्चर में हम सबसे पहले करते हैं क्विक रिवीजन एंड टॉप 10 क्वेश्चन लेंगे आज से रिलेटेड जितने भी हो सकते थे, एंड लास्ट में डिस्कस करेंगे डे ऑफ द वर्ल्ड। सो प्लीज आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है आज का सेशन। और ये लेक्चर आप सभी को बाइलिंगुअल मिलता है हिंदी प्लस इंग्लिश में। डेली सुबह मॉर्निंग में मैं इस वीडियो को अपलोड कर देती हूँ 6 बजे। ओके गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि जो भी मेरी वीडियोस आए उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ओके, सो लेट आप सभी को क्या करना होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि जय हिंद जय भारत। इसी के साथ हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। एंड आज को जो थॉट ऑफ द डे है गाइस बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो देखिए, तू हंस तू मुस्कुरा, तू हंस तू मुस्कुरा और रोना कम कर दे, जिंदगी है तू जिंदगी के नाक में दम कर दे। तो इसी विचार के साथ हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं अपना सेशन एंड जल्दी से करते हैं क्विक रिवीजन। क्विक रिवीजन का जो फर्स्ट है क्वेश्चन वो है ऑटो स्टिक प्राइड डे कब सेलिब्रेट करते हैं? तो ये 18 जून को हर साल मनाया जाता है, याद रखिएगा। ओके, एंड सेकंड क्वेश्चन है कि कौन सा देश जो है जुलाई में फिर से यूनेस्को में शामिल होगा? तो अमेरिका जो है अभी हाल ही में उसने घोषणा की है कि वो वापस से यूनेस्को में शामिल होने वाला है। एंड थर्ड है सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार किस देश के पास है? तो सिप्री की रिपोर्ट है उसके अनुसार बताया गया है, उसके जो आंकड़े कहते हैं कि चीन जो है उसके पास जो है विश्व भर में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है फोर्थ, भारत और किस देश ने गैर तेल व्यापार को 2030 तक $100 पहुंचाने का लक्ष्य रखा है? तो यूएई है और भारत के साथ मिलकर वो क्या करने वाला है कि गैर तेल व्यापार को 2030 तक जो है $100 तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है भारत के साथ मिलकर। एंड नेक्स्ट है फिफ्थ है, किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने मोबाइल वायु प्रदूषण ढांचे का विकास किया है? तो ये काम करने वाला है आईआईटी मद्रास। अभी हाल ही में आईआईटी के जो रिसर्चर्स हैं उन लोगों ने अभी क्या किया है कि मोबाइल वायु प्रदूषण ढांचे का विकास किया है। नेक्स्ट है सिक्स, किसने जूली लद्दाख नामक आउटरीच कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो नौसेना ने अभी ये कार्यक्रम की शुरुआत की है ताकि जो जितने भी लद्दाख के जो युवा हैं उन सभी को सही राह पे लेके आया जा सके। तो याद रखिएगा, जूली लद्दाख नामक आउटरीच कार्यक्रम की शुरुआत नौसेना ने शुरुआत की है। सेवंथ क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने किस देश से 31 MQ-9B ड्रोन खरीदने की मंजूरी दी है? तो अमेरिका से। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है एट्थ, अमेरिका में कहा पहला हिंदू शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? तो कैपिटल हिल्स, यानी कि अमेरिका के कैपिटल हिल्स में अभी पहला हिंदू अमेरिका शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। नाइन्थ क्वेश्चन है, किसने हिंदुजा समूह के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार को संभाला है? तो गोपी चंद जी हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में हिंदुजा समूह के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार को संभाला है। एंड लास्ट है 10, किसने RSL क्रिस्टोफर ब्लेंड पुरस्कार 2023 जीता है? तो पेटरसन जोसेफ ने अभी हाल ही में RSL क्रिस्टोफर ब्लेंड पुरस्कार 2023 अपने नाम किया है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट था, हमने यहाँ पे किया है क्विक रिवीजन। अब कर लेते हैं जल्दी से सेशन की बात। तो सेशन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। ओके, वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपको आज का सेशन कैसे लगा। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, हाल ही में इंटरनेशनल डे फॉर द एनिमेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट कब मनाया गया है? तो व्हेन हैज द इंटरनेशनल डे ऑफ द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो ये हर साल मनाया जाता है 19 जून को। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो याद रखिएगा, 19 जून को मनाया जाने वाला जो डे है वो है इंटरनेशनल डे फॉर एनिमेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस। ओके, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके बैकग्राउंड की इन्फॉर्मेशन को समझ लिया जाए। तो इंटरनेशनल डे फॉर द एनिमेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट जो है 19 जून को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जाता है ताकि संघर्ष से संबंधित यौन हिंसा
को समाप्त करने की आवश्यकता के बारे में लोगों में ज्यादा से ज्यादा जागरूकता को बढ़ाया जा सके। इस वर्ष की जो थीम है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं हर बार आप लोगों से कहती हूँ डे एंड डे की जितनी भी थीम्स होती हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो याद रखिएगा। इस साल की जो थीम है तो ब्रिजिंग द जेंडर डिजिटल डिवाइडेड टू प्रिवेंट एड्रेस एंड रिस्पॉन्स टू कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड सेक्सुअल वायलेंस, तो ये इस साल की थीम रखी गई है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, अब डिस्कस करते हैं यहाँ पे हम लोग संयुक्त राष्ट्र यूएन के बारे में, क्योंकि यहाँ पे यूएन आया है तो यूएन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो बात करेंगे कि इसकी स्थापना की तो एस्टेब्लिश किया गया था इसे 1945 में, बहुत ज्यादा यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मुख्यालय की बात करें तो न्यूयॉर्क में है, यानी कि अमेरिका। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र का प्राथमिक लक्ष्य जो है एक निरंतर बदलती दुनिया के अनुकूल होना है और राष्ट्रों के बीच अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने का काम करता है यूएन। वही बात करें कि इसमें मेंबर कितने हैं, तो सेंट्रल हब में की बात करें तो इसके अंदर मेंबर की बात करें तो 193 जो है इस अंदर टोटल मेंबर है 193। ये क्या करता है कि 193 देशों के बीच में संवाद और उनसे बातचीत करता है, समन्वय की सुविधा के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य करता है। ये पूरे 193 जो देश हैं आपस में मिलकर बात करते हैं किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, ताकि जो भी विश्व में चल रहा होता है उससे रिलेटेड। एंड नेक्स्ट पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र लगभग सभी विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त संप्रभु राष्ट्रों को शामिल करता है, जिससे वह वास्तव में एक सार्वभौमिक संगठन बन जाता है। इसका मुख्य ध्यान जो होता है क्या रहता है, तो शांति और सुरक्षा इसका मुख्य काम है। वही मानव अधिकार के ऊपर काम करता है। साथ ही साथ काम की बात करें तो कि ये क्या करता है, सतत विकास और जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए 193 जो देश हैं उनके जितने भी देश के जो भी मेंबर हैं वो सभी मिलकर इन सभी टॉपिक के ऊपर बात करते हैं कि कैसे इन चुनौतियों का सामना किया जाए। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, हाल ही में रो का प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में किसे रो का प्रमुख नियुक्त किया गया है, हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू हेड ऑफ अ रो। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी रवि सिन्हा को भी हाल ही में रो का प्रमुख नियुक्त किया है। ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा यहाँ पे। तो अब जिन्हें आप पर्टिकुलर इमेज में देख रहे हैं इन्हीं का नाम है रवि सिन्हा। इन्हीं को ही अभी रवि सिन्हा को ही रो का नया बोल सकते हैं कि हेड ऑफ चुना गया है। ओके, बैकग्राउंड की इंफॉर्मेशन की बात करेंगे तो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं जिनका नाम है रवि सिन्हा को भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रो का एक नया चीफ नियुक्त कर दिया गया है। इनसे पहले सामंत कुमार गोयल थे, याद रखिएगा। रवि सिन्हा से पहले रो के जो चीफ थे वो कौन थे, सामंत कुमार गोयल थे। अब जो है ये 30 जून तक रहने वाले हैं, तो याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने ही सिन्हा को रो सचिव के रूप में 2 साल की अवधि के लिए चुना है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि आने वाले 2 साल के लिए जो है रवि सिन्हा ही रो के चीफ रहने वाले हैं। वही बात करते हैं रवि सिन्हा की तो छत्तीसगढ़ के कैडर के 198 बैच के वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस है रवि सिन्हा जी, जो कि वर्तमान में कैबिनेट सचिवालय में विशेष सचिव के रूप में कार्यरत हैं। वही 2 दशक से अधिक का अनुभव है इन्हें। सिन्हा के एक महत्वपूर्ण अवधि के लिए खुफिया एजेंसी से जुड़े रहे हैं। अपनी पद उन्नति से पहले उन्होंने रो के परिचालन विंग का नेतृत्व का पद भार संभाला था। वहीं सिन्हा की बात करें तो जम्मू कश्मीर और भारत के पूर्वोत्तर के साथ साथ अन्य देशों जैसे क्षेत्रों में अपने काम के माध्यम से व्यापक अनुभव भी प्राप्त है उन्हें, इसलिए उन्हें बनाया गया है रो का चीफ। तो याद रखिएगा रो का जो चीफ बने हैं न्यू वो कौन है, रवि सिन्हा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गृह ज्योति योजना की शुरुआत की है। तो रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्चड द गृह ज्योति योजना। तो अभी हाल ही में गाइस करेक्ट ऑप्शन बी, यानी कर्नाटक सरकार ने अभी हाल ही में क्या किया है कि गृह ज्योति योजना की शुरुआत की है। ऑप्शन बी इज करेक्ट है। ओके, अब इसके बैकग्राउंड की इंफॉर्मेशन को समझते हैं। कर्नाटक सरकार ने हाल ही में अपनी गृह ज्योति योजना की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य है राज्य के गरीब और मध्य वर्गों के परिवारों को किफायती अवसर प्रदान करना, यानी कि जितने भी गरीब हैं और मध्य वर्ग के लोग होते हैं उन सभी को घर देना। यही है इस योजना का
कार्य जो कि गृह ज्योति योजना कर्नाटक सरकार के द्वारा शुरुआत की गई है। यह योजना की बात करें तो महत्वाकांक्षी सभी के लिए आवास योजना का एक हिस्सा है। इसका उद्देश्य है अगले 5 वर्षों में लगभग 4.5 लाख परिवारों के पास उनका खुद का घर होना चाहिए। ये रखा गया है कर्नाटक सरकार के द्वारा लक्ष्य, ताकि वो क्या कर सकते हैं, आने वाले 5 सालों में 4.5 लाख लोगों के पास घर की बात कही है कि इन सभी के पास घर होना चाहिए। तो ये योजना का नाम है गृह ज्योति योजना, जो कि कर्नाटक सरकार के द्वारा शुरुआत की गई है। ओके, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि फोर्थ, हाल ही में G20 पर्यटन और कार्य समूह और पर्यटन मंत्री की बैठक कहाँ होगी? तो वेयर विल द मीटिंग द G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप एंड टूरिज्म मिनिस्टर बी हेल्ड रिसेंटली? तो करेक्ट ऑप्शन है फोर्थ का सी, यानी कि केरल, सॉरी ऑप्शन डी करेक्ट होगा यहाँ पे। ओके, गोवा। ओके, तो यहाँ पे आप इसे करेक्ट कर दीजिएगा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट है, गोवा में होने वाला है। तो 19 जून को G20 पर्यटन कार्य समूह और पर्यटन मंत्री स्तर की बैठक जो है गोवा में हुई है। याद रखिएगा, जी किशन रेड्डी यानी जी किशन रेड्डी और केंद्रीय संस्कृत पर्यटन और उत्तरी पूर्व क्षेत्र के विकास मंत्री ने क्रूज पर्यटन को सतत और जिम्मेदार यात्रा के लिए एक मॉडल बनाया है। इस विषय पर ही सत्र में को संबोधित किया है। वहीं मुख्य बैठकों के साथ क्रूज पर्यटन, वैश्विक पर्यटन, प्लास्टिक पहल और सार्वजनिक निजी क्षेत्र के सहयोग से संबंधित विभिन्न कार्यक्रम को भी आयोजित किया गया था इस समारोह में। वहीं G20 पर्यटन कार्य समूह और पर्यटन मंत्री स्तर बैठक का उद्देश्य जो है आर्थिक विकास को मजबूत करना है, साथ ही साथ सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए क्षेत्र में सतत विकास को बढ़ावा देना है। तो ये थी इस समूह के बीच की कार्य की बातें। अब जान लेते हैं यहाँ पे गोवा के बारे में। गोवा आप सभी को पता है कि भारत का सबसे छोटा सा राज्य है, जो कि यह भारत के पश्चिम तट पर स्थित एक राज्य है जो अरब सागर की सीमा से लगा हुआ है। तो याद रखिएगा, ये है हमारा प्यारा भारत, और यहाँ पे जो है ये है इसकी लोकेशन गोवा की। तो याद रखिएगा, यहाँ पे आता है आपका अरेबियन सी। तो इस साइड हमारा क्या है, अरेबियन सी है। ओके, और इस साइड आता है आपका बे ऑफ बंगाल। ओके, ये क्षेत्रफल के अनुसार बात करें तो भारत का सबसे छोटा राज्य है। वहीं गठन की बात करें तो 30 मई 1987 को इस राज्य का गठन कर दिया गया था एक राज्य के रूप में। राजधानी की बात करें तो राजधानी आप सभी को पता होगी पणजी है। और संघ में प्रवेश की बात करें तो 19 दिसंबर 1961 को इसे संघ में प्रवेश कर दिया गया था। आधिकारिक पशु की बात कर ली जाए तो पशु की बात करें तो ऑफिशियल यहाँ का जो एनिमल है वो गौर है, और यहाँ का जो ऑफिशियल स्पोर्ट्स है यानी आधिकारिक खेल की बात करें तो फुटबॉल है। राज्यसभा की 1 सीटें हैं यहाँ पे और लोकसभा की 2 सीटें हैं। राज्यपाल की बात करें तो कौन है, PS श्रीधरन पिल्लई, जो यहाँ के क्या है, गवर्नर है, और यहाँ के जो CM है प्रमोद सावंत है। तो ये बेसिक बातें थी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, तो याद रखिएगा गोवा के बारे में इन सभी बातों को। अब बात कर लेते हैं G20 के बारे में। तो अबाउट द G20, तो 1999 में इसको स्थापित कर दिया गया था G20, जो कि है विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतरराष्ट्रीय मंच है। इसका प्राथमिक उद्देश्य है अंतरराष्ट्रीय वित्त स्थिरता और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। साथ ही साथ ये G20 में क्या काम होता है, व्यापार, निवेश, रोजगार, ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन जैसे आर्थिक और वित्तीय मुद्दों को एक विस्तृत श्रृंखला से संबंधित नीतियों पर चर्चा और समन्वय के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है G20। तो याद रखिएगा G20 के बारे में इन सभी बातों को। एंड अब डिस्कस करते हैं यहाँ पे 5th क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रीय योग ओलंपियाड कहाँ आयोजन किया जा रहा है? तो वेयर इज द नेशनल योगा ओलंपियाड बीइंग ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? तो कल बात करेंगे, आज क्या है, योगा डे है। तो आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन कौन जो है डेली योगा करता है और किसकी हैबिट में आ चुका है कि वो डेली योगा किए बिना वो रह नहीं सकता। ओके, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा, यानी मध्य प्रदेश जो है अभी हाल ही में नेशनल योगा ओलंपियाड का जो है आयोजन हो रहा है मध्य प्रदेश में। सो इसके बैकग्राउंड की इंफॉर्मेशन को समझ लेते हैं। राज्यपाल है मूंग भाई पटेल, जो कि 18 जून 2023 को इन्होंने भोपाल में 3 दिवसीय राष्ट्रीय योगा ओलंपियाड का उद्घाटन कर दिया गया था राज्यपाल मूंग भाई पटेल के द्वारा। वहीं यह पहली बार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से बाहर हो रहा है। तो याद रखिएगा, इस बार जो है ये दिल्ली में ना होकर मध्य प्रदेश में किया जा रहा है, वो भी भोपाल में। ओके, बात करेंगे कि राष्ट्रीय योगा ओलंपियाड जो कि 2016 में राष्ट्रीय शिक्षक अनुसंधान परीक्षण परिषद द्वारा ही शुरुआत की गई थी। तो याद रखिएगा इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को। ओके, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे MP।
तो जो एमपी है यानी मध्य प्रदेश की कैपिटल आप सभी को पता है भोपाल है, और यहाँ के जो सीएम है वो कौन है, शिवराज सिंह चौहान है। और गवर्नर की बात करें तो मूंग भाई पटेल जो है यहाँ के कौन है, ये सीएम है, सॉरी गवर्नर है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं 6 क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किसे मिला है? तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में जो फर्स्ट रैंक हासिल किया है वो कौन सा राज्य है? Who has got the first prize in the best state category in द नेशनल वाटर अवार्ड 2022 रिसेंटली? तो जगदीप सिंह धनखड़ जी के द्वारा अभी, जो कि उपराष्ट्रपति हैं हमारे, उन्हीं के द्वारा अभी मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी का प्रथम पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा यहाँ पे। ओके, इसके बैकग्राउंड की इंफॉर्मेशन की बात करेंगे। उपराष्ट्रपति हैं हमारे जगदीप धनखड़, जिन्होंने 17 जून को नई दिल्ली में चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किया है। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा घोषित पुरस्कारों में 2022 में भारत में जल संरक्षण में उत्कृष्ट योगदान के लिए 11 श्रेणियों में 41 विजेताओं को ये मान्यता दी गई है। सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में मध्य प्रदेश को प्रथम पुरस्कार मिला है। वहीं सर्वश्रेष्ठ जिले की बात करें तो जिले को जो पुरस्कार गया है वो है उड़ीसा राज्य, जिसे कि उड़ीसा को मिला है, उड़ीसा के गंजम जिले को मिला है। तो याद रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में मध्य प्रदेश को प्रथम पुरस्कार मिला है। वहीं सर्वश्रेष्ठ जिले की बात करेंगे तो उड़ीसा के गंजम जिले को मिला है। तेलंगाना के भद्राद्री कोठागुंडम जिले में जगन्नाथपुरम ग्राम पंचायत को सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वहीं प्रत्येक विजेता को एक प्रशस्ति पत्र और एक ट्रॉफी और नगद पुरस्कार भी दिया गया है। तो याद रखिएगा, इस साल जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार है उसका जो संस्करण था वो 4 था, जो कि नई दिल्ली में आयोजन किया गया था जगदीप धनखड़ जी के द्वारा, जो कि हमारे उपराष्ट्रपति हैं, उन्हीं के द्वारा मध्य प्रदेश को प्रथम पुरस्कार दिया गया था। अब बात करते हैं राष्ट्रीय जल पुरस्कार यानी नेशनल वाटर अवार्ड के बारे में। तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार का उद्देश्य है जल समृद्धि भारत के सरकार के दृष्टिकोण को साकार करने और व्यक्तियों और संगठनों द्वारा किए गए प्रयासों को स्वीकार करना और उसे प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार को दिया जाना है। ठीक है, वे पानी के महत्व में जागरूकता पैदा करना चाहते हैं और इससे सतत उपयोग के लिए सर्वप्रथम प्रथाओं को अपनाने में बढ़ावा देना चाहते हैं। उपराष्ट्रपति ने तालाबों जैसे प्राचीन जल संचयन प्रणालियों को पुनर्जीवित करने के लिए 3 रुपए यानी कि रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल को अपनाने के महत्व पर बल दिया है। वहीं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जो है वो है गजेंद्र सिंह शेखावत, याद रखिएगा, ओके, ने साझा किया है कि देश में लगभग 56,000 अमृत सरोवर यानी पवित्र तालाब का निर्माण किया जाएगा। ये बात कही गई है गजेंद्र सिंह शेखावत, जो कि हमारे कौन है, मिनिस्ट्री जो कि है यूनियन जल शक्ति मिनिस्ट्री, ठीक है, मिनिस्टर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, हाल ही में किसने स्क्वैश विश्व कप जीता है? हु वॉन द स्क्वैश वर्ल्ड कप रिसेंटली? तो करेक्ट ऑप्शन बी यानी कि मिस्र ने जो है अभी हाल ही में स्क्वैश वर्ल्ड कप जो है अपने नाम कर लिया है। अब बात कर लेते हैं इसके बैकग्राउंड की इंफॉर्मेशन की। तो 17 जून को चेन्नई में आयोजित हुआ था फाइनल, जो कि मलेशिया को हराकर 2-1 से विश्व स्क्वैश चैंपियन में मिस्र जो है विजयी हुआ है। वही चैंपियन में मलेशिया ने रजत पदक ही हासिल किया है। चैंपियनशिप में तीसरा स्थान की मेजबान देश रहा है भारत और जापान, जो कि दोनों को ही तीसरा स्थान दिया गया है। मलेशिया ने पिछले दिनों हुए सेमीफाइनल में भारत को 3-0 से हराया था, इसलिए वो तीसरे स्थान पर है। ओके, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन ने विजेता टीम को गोल्डन कप से सम्मानित किया है, जबकि खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने विजयी खिलाड़ियों को पदक दिए थे। ठीक है, तमिलनाडु राज्य जो है 4 महीने की समय सीमा के भीतर शतरंज ओलंपियाड, सो यहाँ पे गलत इंफॉर्मेशन है, इसे आप इग्नोर कीजिएगा। ओके, ठीक है, वही बात करेंगे चैंपियनशिप में कुल जो 8 देशों ने भाग लिया था, जो कि 13 जून को शुरू हुआ था। तो 17 जून को चेन्नई में आयोजित हुआ था, मलेशिया को जो है 1-2 से हराया है मिस्र ने। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं मिस्र की बात करें तो मिस्र की जो कैपिटल है, मिस्र की कैपिटल क्या है, काहिरा है, और यहाँ की करेंसी क्या है, इजिप्टियन पौंड। तो याद रखिएगा,
इन सभी बातों को, और आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है। तो मैं वेट करूंगी, आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 8th है। हाल ही में गोरखपुर गीता प्रेस को 100 साल पूरे होने पर किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? Which award has recently been awarded to Gorakhpur Gita Press to complete of 100 years? तो करेक्ट ऑप्शन बी, यानी गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है अभी हाल ही में गोरखपुर गीता प्रेस को। ओके, तो याद रखिएगा बी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बैकग्राउंड की इन्फॉर्मेशन को समझ लिया जाए तो गीता प्रेस गोरखपुर को अहिंसक और गांधीवादी तरीके के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन में असाधारण योगदान के लिए 2021 के लिए गीता 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वहीं बात करें अगर गीता प्रेस के बारे में तो इसकी स्थापना 1923 में हुआ था। ओके, 1923 में इसकी स्थापना कर दिया गया था। जो गीता प्रेस की बात करें तो ये सबसे बड़े प्रकाशकों में से एक है जो कि पूरे वर्ल्ड में फेमस है, जिसने 14 भाषाओं में 41.7 करोड़ पुस्तकों को प्रकाशित किया है, जिसमें से श्रीमद् भगवद गीता की 16.21 करोड़ प्रतियां भी शामिल है। तो याद रखिएगा इन सभी बातों को जो कि गीता प्रेस के बारे में था। ओके, गांधी शांति पुरस्कार के बारे में भी जान लेते हैं एक बार। तो महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के अवसर पर 1995 में स्थापित किया गया था गांधी शांति पुरस्कार, जो कि एक वार्षिक पुरस्कार है जो गांधी के आदर्शों को श्रद्धांजलि देते हुए इस पुरस्कार को क्या बोल सकते हैं कि स्थापित किया गया था। यह पुरस्कार जो है राष्ट्रीयता, नस्ल, भाषा, जाति, पंथ या फिर लिंग के बिना व्यक्तियों के लिए खुला हुआ है। पुरस्कार में 1 करोड़ रुपए की मौद्रिक राशि दी जाती है। वहीं एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और एक पट्टिका और एक उत्कृष्ट पारंपरिक और हस्तकला का हथकरघा वस्तु भी शामिल है इसमें। तो 1 करोड़ रुपए की इसमें राशि मिलती है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ओके, और गांधी शांति पुरस्कार के पिछले प्राप्तकर्ताओं में 2019 में ओमान के सुल्तान है अबूस बिन सैद अल सैद, और 2022 में बांग्लादेश के बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को मिला था ये गांधी शांति पुरस्कार 2023 का, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 9th है। हाल ही में इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के नए एमडी कौन बने हैं? तो हु हैज बिकम द न्यू एमडी ऑफ इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड? तो जिन्हें आप देख रहे हैं पर्टिकुलर इमेज में, इन्हीं का नाम है कमल किशोर। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अभी हाल ही में इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने अभी अपने नए एमडी को चुन लिया है। वो नए एमडी कौन है? कमल किशोर हैं, जिन्हें आप इमेज में देख रहे हैं। कमल किशोर की बात करें तो कमल किशोर चटवाल ने देश की सबसे बड़ी जो सीएनजी वितरण कंपनी है इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने एक नए प्रबंध निदेशक का पदभार संभाल लिया है। तो याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कमल किशोर के बारे में। एंड डिस्कस करते हैं आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, मोस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, हाल ही में आईएमडी ने किस राज्य के कई हिस्सों में रेड अलर्ट जारी किया है? तो अभी करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, यानी असम। असम करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे हम पहले सर्कल कर देते हैं। आईएमडी की बात करें तो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अभी हाल ही में असम के कई हिस्सों में रेड अलर्ट जारी करके बताया है। तो इसकी बैकग्राउंड की इंफॉर्मेशन को समझते हैं। तो भारत के मौसम विज्ञान विभाग है, जिसे बोलते हैं हम इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो कि राज्यों में रेड अलर्ट जारी किया है। असम के अनेक जिलों में अगले 5 दिन तक बहुत भारी और अत्यधिक बारिश होने की बात कही गई है। बाढ़ के चपेट में जो है करीब 15 जिले आ चुके हैं। वहीं 80,000 से ज्यादा लोग जो है इससे प्रभावित भी हो चुके हैं। इसीलिए अभी आईएमडी ने अभी रेड अलर्ट जारी कर दिया है असम के लिए। अब बात करते हैं असम। असम की जो कैपिटल है, असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। और यहाँ के जो सीएम है वो कौन है? हेमंत बिस्वा है। और गवर्नर की बात करें, गवर्नर कौन है? गुलाब चंद कटारिया यहाँ के कौन है? गवर्नर है। तो इन सभी बातों को याद रखिएगा, असम से रिलेटेड बातें थी। एंड अब डिस्कस करते हैं हम लोग डे ऑफ द वर्ड। एंड डे ऑफ द वर्ड की बात करें तो लैम्बरसेक्सुअल जो है आज का वर्ड है, जिसका मतलब होता है
कमो उत्तेजक। कमो उत्तेजक का मीनिंग होता है, अगर मैं बात करूं जो कि पर्टिकुलर इमेज जो मैंने लगाई है, यानी वो मैन, यानी कि अ यंग अर्बन मैन जो कि वेयर करता है क्या, एक चेक शर्ट को, और साथ ही साथ उसकी जो दाढ़ी होती है, बियर्ड होती है, वो लंबी होती है। उन्हीं पर्सन के लिए हम लोग यूज करते हैं लैम्बर सेक्सुअल वर्ड को। ओके, तो आप सभी को इस वर्ड के ऊपर क्या बनाना होगा, मेक द सेंटेंस बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, और आप अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।